स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी ए सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का विश्वास। शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है वो छात्रों का विश्वास प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक ए सिद्धांत, बी कानून, सी खोज, डी मूल संकल्पना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। इसमें आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सृजनात्मक विधि, सी चयनात्मक विधि, डी उपर्युक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में उपर्युक्त सभी विधियों को समस्या समाधान विधि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है ए बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी समाजीकरण को बढ़ावा देना, डी टीम भावना बढ़ाना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ए शिक्षार्थियों में कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, बी है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, सी है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, डी परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है ए विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, सी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, डी शिक्षण विधि के सिद्धांत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा ए निर्धारण मापनीय, बी दत्त कार्य, सी कागज पेंसिल परीक्षण, डी मौखिक प्रश्न। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा दत्त कार्य। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय से संबंधित नहीं है ए बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, सी बच्चों के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, डी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना शिक्षक का इस प्रश्न के माध्यम से शैक्षिक अभिप्राय
नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ए, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। सी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। डी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ए, वर्गीकरण एवं चर्चा। बी, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। सी, न्याय के लिए सरोकार। डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमीनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा विद्यार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह विद्यार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? ए, परिकल्पना। बी, वर्गीकरण। सी, अवलोकन। डी, मापन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ए, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना। बी, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। डी, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला दिया हुआ है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तीसरा है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। चौथा है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनना है। पहला है ए, 1 तथा 4। बी, 1, 2 तथा 4। सी, 1, 2 तथा 3। डी, 2 तथा 3। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन है ए, चित्र पठन। बी, सृजनात्मक लेखन। सी, निदर्शन प्रदर्शन। डी, हस्तपरक गतिविधि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ए है, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में
मदद करता है। सी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। डी, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ए, संदर्भ पुस्तकें, बी, पोस्टर, सी, समाचार पत्र, डी, पाठ्य पुस्तक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है? ए, पोर्टफोलियो, बी, दत्त कार्य, सी, परियोजना कार्य, डी, घटना वृत्तांत कार्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, बी, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, सी, प्रतीकों और इसको स्केल पैमानों की समझ, डी, स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ऑप्शन दिया हुआ है ए केवल सी, बी ए बी और सी है केवल डी और डी है केवल ए और बी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी जो है तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ए, साफ सुथरा रेखांकन, बी, गणनाएं और अनुमान, सी, माप के अनुसार चित्रण करना, डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला है पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? ए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, सी, बी, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, सी, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, डी, अपनी पाठ योजना का पालन करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला प्रश्न है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा है वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन दिया हुआ है A2, B3, C4, D1। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सबसे कम उपयोगी प्रभावी है, बाकी 3 ऑप्शन प्रभावी हैं। अगला प्रश्न है,
नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ए. हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। बी. दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन। तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन। चौथा है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? पहला है 1, 2 और 3। बी है 1 और 4। सी है 2 और 4। डी है 1 और 2। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। अगला प्रश्न है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ए है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। बी है मास्टरी लर्निंग। सी है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। डी है समय का सदुपयोग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकारी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ए. अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। बी. प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराना। सी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। डी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। ए. शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। बी. शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। सी. अधिगम में कमियों की पहचान। डी. शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए. बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के लिए अधिक नज़दीक है। बी. मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी. दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। डी है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो होती हैं वो बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? ए. बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी. पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी. प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। डी. बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। इसमें आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ए. चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बी. चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। सी. चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। डी. चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। डी, अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का। बी, भावनात्मक क्षेत्र का। सी, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। बी, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। सी, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा संरक्षण पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। ए, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन। बी, ग्रंथालय। सी, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। डी, उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। बी, इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है। सी, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ए, सत्र मूल्यांकन। बी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन। सी, निदानात्मक मूल्यांकन। डी, इकाई मूल्यांकन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ए, योजना विधि। बी, कहानी विधि। सी, व्याख्यान विधि। डी, वाद विवाद विधि। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहानी विधि जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रभावशाली विधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। सी, कक्षा में एकदम खामोशी। डी, गृह कार्य पूर्ण करना। इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। ए, नेशनल जियोग्राफी। बी, डिस्कवरी। सी, एनिमल प्लानेट। डी, उपरोक्त सभी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप इन सभी चैनलों को देखने के लिए छात्रों को सुझाव देंगे। अगला प्रश्न है, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है। ए, टीचिंग लाइट मटेरियल। बी, टीचिंग लर्निंग मेथड। सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। डी, टीचिंग लर्निंग मोमेंट। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए, अनुशासन बनाए रखना। बी, केवल परीक्षा करवाना। सी, केवल प्रश्न पत्र बनवाना। डी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। इसमें आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया
विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? ए विज्ञान क्लब, बी श्रव्य दृश्य सामग्री, सी पाठ्य पुस्तक, डी श्यामपट्ट। इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञान क्लब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बी चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री हैं, सी चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, डी शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ और बेहतरीन प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।